हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड टिल नाउ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इन सब का आइडिया आपको बेहतर तरीके से हो गया होगा एंड आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो अब हम लोग इस स्टेज पे हैं कि रजिस्टिविटी के बारे में जानें। ये क्या होता है, हेडिंग आपको अप्लाई करनी है रजिस्टिविटी। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिगर एक ही है। ये जो वायर है फिगर में, इसका रेजिस्टेंस R है, एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ L है। मटेरियल जो है, कोई भी आप प्रोटोटाइप मटेरियल ले सकते हैं लाइक कॉपर, तो फिर मटेरियल चेंज नहीं होने जा रहा है। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, वो भी चेंज नहीं होने जा रहा है। तो इधर और इधर में अंतर क्या है? मटेरियल एंड टेम्परेचर दोनों साइड एक ही है, बट इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको भी फिक्स कर दिया गया है और इधर की तरफ लेंथ ऑफ द वायर इसको फिक्स किया गया है। कब क्या फिक्स किया जाएगा, इस पर आप विशेष पैनिक ना हो। जब आप पूरा स्टडी कर लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब क्या चीज़ें कांस्टेंट हो या गिवन हो या फिक्स हो, तो फिर कौन किस पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। अभी आप बस काइंड ऑफ इनफॉर्मल तरीके से रटने के पॉइंट से थोड़ा मोड़ा पढ़ते चलें, थोड़ा समझें, थोड़ा रटें, और फिर जब कहानी पूरी होगी तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ खास याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो पहली वाली जो कहानी है, इसमें R कहा गया है प्रोपोर्शनल टू L है। ये जो वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किस बेसिस पे कहा गया है, इसका क्या रीज़न है? रीज़न देखिए, यहाँ बताया गया है कि जो अगर लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ये भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस ये भी बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, दैट टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि R एक्चुअली होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस का उल्टा होता है ये। मतलब जब करंट इसमें फ्लो करती है, तो अगर करंट ज़्यादा ना आए, करंट कम आए और पोटेंशियल का ड्रॉप ज़्यादा हो जाए, तो फिर कहा जाएगा कि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर ये वायर बहुत ज़्यादा लेंदी है, लंबाई ज़्यादा है इसकी, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। सो वी कैन से दैट more the value of length of the wire, more will be the potential drop in it. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी बेसिस पे कहा गया है कि R is directly proportional to L, and if this, then we can write that R by L will be constant, and we can also say variation between R and L is linear. अब क्या होता है कि जो कांस्टेंट आता है उसका नाम, गांव, पता सब हमें बताना होता है। यहाँ बताया गया है, ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए बस नॉर्मल मैंने नाम लिख दिया। वो नाम भी ऐसा है कि आप ना भी याद करो तो चलेगा। मतलब ये रेजिस्टेंस है, R बाई L क्या है, R रेजिस्टेंस है, तो R बाई L क्या है, लेंथ को डिवाइड करके आपने रेजिस्टेंस निकाला, तो इसे कहा जाएगा लेंथ स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस। मतलब लेंथ फिक्स कर लिया आपने, देन रेजिस्टेंस निकाला, दैट विल बी लेंथ स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस, ऐसा कह सकते हैं आप। बट कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये नाम नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब पार्ट 2 देखिए। यहाँ पे ये वायर है, वही सेम कहानी है, R, L एंड A, एंड दिस टाइम ये लेंथ ये चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो कहा यह जाएगा कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये किस बेसिस पे कहा गया है? थोड़ा इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। साइड से वायर को देखो तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, है ना।
ये मैंने सर्कल बना लिया, चाहे किसी भी साइड से देख लो, इस साइड का सर्कल मैंने चलो यहाँ पे बनाया है। इधर से करंट इन होगी, ठीक। अब आप हमें ये बताइए, जब करंट इन होती है हम बनाते नो डाउट ऐसा है कि जैसे लगता है कि करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होल करके अंदर निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पानी वाटर का अगर एक स्ट्रीम आए और इस जगह टकराए तो इस पूरे एरिया पर यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। करंट आगे ऐसे जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, राइट। तो अब आप ये बताओ कि अगर जो वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हुआ तो व्हाट विल हैपन। मोटे पाइप से आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं दीज विल बी मोर, तो ज़्यादा करंट जा पाएगी इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर। अगर छोटा एरिया है हम इसमें नंबर ऑफ क्रॉस बनाएं तो उतने नहीं बनेंगे, और जो बड़े वाले में बनाएं तो बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सारे क्रॉस का मतलब बहुत सारे इसमें होल हो सकते हैं और बहुत सारी जगह से करंट एंटर हो सकती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर आप रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन हम बताए थे वैसे ही चलोगे तो आसानी से समझ आएगा कि पहले तो कंडक्टेंस को फोकस कर लो। ज़्यादा मात्रा में करंट अगर जा पा रही है, करंट ज़्यादा है, इट मीन्स रेजिस्टेंस नहीं, इट मीन्स कंडक्टेंस ज़्यादा है। कंडक्टेंस ज़्यादा है तो फिर रेजिस्टेंस कम है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एरिया का क्या इम्पैक्ट है। एरिया जो अगर ज़्यादा हो गया तो करंट बढ़ जाएगी, ड्यू टू दैट वी से कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ड्यू टू दैट वी से रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया है ज़्यादा, रेजिस्टेंस है कम। एरिया होगा कम तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। ये बता रहा है कि कहानी सीधी नहीं है, अपोजिट है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। वही यहाँ लिखा है। जब R प्रोपोर्शनल टू 1/A लिखा जाता है तो इसका मीनिंग होता है R और A का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। जो ये बात से अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसको रिकॉल करिए। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट सम कंडीशन, यहाँ पे लिखी रहती हैं। नहीं आता है तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो फिर आप उसको इग्नोर करें और ये मान के चले कि अगर R प्रोपोर्शनल टू L है तो R डिवाइड बाई L विल बी कांस्टेंट, एंड इफ R प्रोपोर्शनल टू 1/A है मीन्स R डिवाइड बाई 1/A, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, विल बी कांस्टेंट। वही लिखा है यहाँ पे। अब ये तीसरे नंबर वाली बात मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, क्या कि जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी है तो जो वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शन अगर है तो जो वेरिएशन होता है वो लीनियर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर वही रीज़न जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है लिख दिया है। जो मैं अलग से लिख रहा हूँ वो आप ना नोट किया करें, या उसमें से सिर्फ वही नोट किया करें जो रिक्वायर्ड हो। बाकी जो ऑलरेडी नोटेड है स्क्रीन पे वो है चीज़ें जो आपको नोट्स बनाते टाइम नोट करनी है। नोट्स बनाने का तरीका समझ रहे हो, जितना पहले से नोटेड है वो नोट करना मैंडेटरी है, प्लस जो मैं अलग से लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ वो नोट करें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। पर्सन टू पर्सन वो बदल जाएगा। नाउ इस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम अगेन सिमिलर, नथिंग इंटरनेशनली स्पेसिफाइड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एरिया स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस लिख दिया है। विशेष तवज्जो इस बात को नहीं देनी है, बट हमारा पैटर्न ऐसा ही है इसलिए हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है यहाँ पे, इसलिए लिख दिया है। आपको पैटर्न याद होगा ना, हर जगह जब भी हम पढ़ाई किए हैं समथिंग प्रोपोर्शनल टू समथिंग, तो जो कांस्टेंट आया है
उसके बारे में नाम, गांव, पता, फार्मूला, डेफिनेशन, यूनिट, एवरीथिंग करना होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया, नाम लिख के आगे नहीं बढ़े, रीज़न बीइंग वो रिकॉग्नाइज्ड कांस्टेंट नहीं था। अब यहाँ पर जो दो बातें ऊपर करी गई हैं उनको कंबाइन किया गया है। अगर मटेरियल, टेम्परेचर एंड एरिया कांस्टेंट था, सुनना ध्यान से, ये मटेरियल, टेम्परेचर प्लस एरिया अगर कांस्टेंट था तो R प्रोपोर्शनल टू L होता है। और अगर मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्लस लेंथ कांस्टेंट था तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। इन दोनों को अब हटा दो यहाँ से, ओनली लिखने का कि मटेरियल और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या क्या होगा, व्हाट एंड व्हाट, R प्रोपोर्शनल टू L टुगेदर विद R प्रोपोर्शनल टू A एंड कलेक्टिवली जो दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, L न्यूमरेटर में एंड 1/A है ना, तो A डिनोमिनेटर में, R प्रोपोर्शनल टू L/A, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया, इफ समथिंग प्रोपोर्शनल टू समथिंग, रेशियो ऑफ दिस थिंग विल बी कांस्टेंट, सो वी कैन से हियर R डिवाइड बाय दैट L/A विल बी कांस्टेंट। L/A R में आपने डिवाइड किया है ना, आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, RA/L आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। RA/L ये कांस्टेंट हो गया। अब ये जो कांस्टेंट आया है ना, इसके बारे में ढंग से बात करी जाएगी, रीजन बीइंग ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं। अगेन ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पैटर्न का ये पार्ट है इसलिए हमने लिख दिया है। यहाँ पे कांस्टेंट का अब यहाँ पे ठीक से डिस्कशन किया जाएगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कांस्टेंट का नाम क्या है, रजिस्टिविटी। बाकी दूसरा भी नाम एक और है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक क्या है, उसमें स्पेशल क्या है, लेंथ और एरिया ये हैं स्पेशल, इसलिए रजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, दूसरा नाम, और तीसरा नाम लेंथ एंड एरिया स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस। अब इतना लेंदी, लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, तो ज़्यादातर पब्लिक रजिस्टिविटी कहती है, कुछ बच्चे खुच्चे लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, बाकी लेंथ एंड एरिया स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस इतना बड़ा ये कोई नहीं कहता है। सिंबल दिस वन, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, ठीक। इसके बाद में हमें बताना पड़ेगा कि ये किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जहाँ ये कांस्टेंट आया है आप पहले उस जगह पर आ जाओ। यहाँ पर आपने लिखा है, मैंने आपको पैटर्न जो पुराने सिखाए हैं उसमें ये बताया कि जिस लाइन में कांस्टेंट आए पहली दफ़ा उसके ऊपर वाली लाइन में आ जाओ और वहाँ देख लो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। ये कांस्टेंट उन पर डिपेंड नहीं करता है, और किन पर डिपेंड करता है, थोड़ा और ऊपर आ जाओ तो कुछ चीज़ें आपने फिक्स करी हैं, जो चीज़ें फिक्स करी हैं उन्हीं पर ये कांस्टेंट डिपेंड करता है। ये फिक्स हैं इसीलिए ये कांस्टेंट है, जिस दिन ये चीज़ें फिक्स नहीं रहेंगी ये कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर कांस्टेंट पहली बार जहाँ आया है उसके ऊपर आ जाइए, जहाँ यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज़ हैं ये कांस्टेंट उन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये कांस्टेंट है, और डिपेंड उन पे करता है जिनको आपने फिक्स किया है, जो गिवन है। देखो यही लिखा है, फॉर गिवन मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट यानी रजिस्टिविटी, इसीलिए ये फिक्स कर दिए गए हैं, ये गिवन है। जो ये रजिस्टिविटी है डिपेंड नहीं करता है किस पे, इन तीन पे। अब बात आएगी कि फॉर्मूला क्या होता है इसका,
तो यहाँ पर कांस्टेंट जिसका आपने सिंबल असाइन किया है रो, यहाँ रख दो, तो रो विल बी RA/L, वही लिखा है। ये फॉर्मूला हो गया रजिस्टिविटी के लिए। अगर हमें R और A और L पता है, इस फॉर्मूले से रजिस्टिविटी निकाल लेंगे। बट हमको पहले ही अगर रजिस्टिविटी पता है और रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर ये लगाएंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए नीचे वाला, रजिस्टिविटी निकालने के लिए ऊपर वाला। दोनों में से कोई भी एक याद कर लो। ज़्यादातर लोग नीचे वाला याद करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे दोनों ही याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस के लिए एक वायर है जिसका लेंथ और एरिया दिया है इन्होंने, और रेजिस्टेंस उसमें कितना बन रहा है, रेजिस्टेंस R ये गिवन है। तो L मैं यहाँ गिवन पैरामीटर लिख रहा हूँ, A रेजिस्टेंस R ये गिवन है। ठीक, निकालना क्या है, रजिस्टिविटी निकालनी है, एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। एक दूसरा वायर बनाया जाएगा, कैसे, बाय मेल्टिंग द ओल्ड वन। इसी वायर को जिसका लेंथ 1 मीटर है, डायग्राम के थ्रू समझ लो अगर आपको दिक्कत आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो ये वायर है 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 mm² इसका एरिया है, रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है। इसको हम रीकास्ट करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, दोबारा बनाएंगे मेल्ट करके। बट पहले रजिस्टिविटी निकाल लो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने रजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू RA/L। कितना है वैल्यू 1, एरिया 1 mm² है, SI यूनिट में नहीं है। SI यूनिट में जो होता तो मीटर स्क्वायर होता। तो 1 mm² को लिखो 1 mm इन ब्रैकेट देन स्क्वायर ऑफ दैट। अब 1 mm को 10⁻³ m देन स्क्वायर ऑफ दैट, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 m²। एरिया 10⁻⁻6 लेना होगा। लेंथ ऑलरेडी SI यूनिट में है, आपने ऐसे ही एज इट इज रख देना है। रजिस्टिविटी आ गई है SI यूनिट में 10⁻⁻6। नाउ थिंक व्हाट हियर डन कि मेल्टिंग द ओल्ड वन, इस वायर को पिघला करके दोबारा बनाया है। और जब दोबारा बनाया तो इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर नहीं है, देखो कितनी है, 2 मीटर है। यहाँ 2 मीटर लिख दिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी चेंज हुआ है, 0.5 mm²। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मेरे भाई, क्या प्रश्न में जो हो रहा है उससे कहीं कोई फाइनल टेम्परेचर में चेंज आ गया है? क्या मटेरियल चेंज हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वायर कॉपर का था, जब आपने उसको रीडिज़ाइन किया तो वो सोने का हो गया, चांदी का हो गया। मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर भी फाइनली चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस मटेरियल एंड टेम्परेचर ये चेंज नहीं हुए हैं, ये कांस्टेंट हैं, इस वजह से हम कह पाएंगे कि रजिस्टिविटी जो हमने ऊपर निकाली है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक बात है। अब हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी भी हमारे लिए नोन है, लेंथ हमारे लिए नोन है, एरिया हमारे लिए नोन है 0.5, बट mm² है 10⁻⁻6। अभी आपने ये जो कहानी करी थी यही रिपीट करनी है, हो जाएगा ये मीटर² में। निकालना है R। तो बताओ अब फॉर्मूला क्या लगेगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला सिखाया मैंने, ये वाला, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी के लिए ये वाला।
तो रेजिस्टेंस वाला निकालो फॉर्मूला, दैट विल बी रो एल डिवाइड बाई ए। वैल्यू पुट कर लो, 10⁻⁻6, then multiplied by 2, then 0.5 into 10⁻⁻6. Finally answer will be 4 ohm। क्लियर हो गया? अच्छा था क्वेश्चन, ये आसान ना समझो इसे। इस क्वेश्चन में आगे बहुत सारे टिप छिपे हुए हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी, वायर को एलोंगेट कर दिया, खींच के लेंथ डबल कर दी, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, बस हिंट कर रहा हूँ मैं, आगे ऐसा होगा, उसकी भूमिका इसी प्रश्न से रखी जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने वैल्यू देनी है। बार बार अब वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके थ्योरी बिल्ड करेंगे। रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ दे दिया, ए दे दिया, रजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है। जो एग्जामिनर आपसे खुन्नस खाया है तो आपको डराएगा, सीधे सीधे गिवन और फाइंड नहीं लिखेगा, डायग्राम बनाएगा, फिर पूछेगा बताओ ये क्या है। डायग्राम देख के आप डर जाओगे, डरना नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे और खुन्नस खाया हुआ है, आपको और डराएगा, शब्दों में बयान करेगा अपनी बात को। आप इंग्लिश अगर कमज़ोर है आपकी तो ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपको डरना नहीं है, पेशेंस रख के डायग्राम देखना है, लैंग्वेज पढ़नी है और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो यहाँ लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टेंस, ये गिवन हो गया। रजिस्टिविटी पूछ रहे हैं, गिवन फाइंड, ईजिली यहाँ तो क्लियर हो रहा है। तो फॉर्मूला रजिस्टिविटी के लिए लगा दो, RA/L। वैल्यूज़ R की दी हुई है 1 ओम, रख दीजिए। एरिया वैल्यू गिवन है 1 mm², इसे आप रख दीजिए, ठीक है। एंड L 1 मीटर, ये रख दीजिए। आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 10⁻⁻6। बट व्हाट अबाउट यूनिट? तो मैंने आपको पैटर्न में सिखाया है, पुराने इस मिजाज का पैटर्न जब भी फॉलो किया, कि जब कंसर्न यूनिट का हो तो वैल्यूज़ पुट करें विद यूनिट। रेजिस्टेंस यहाँ आपने 1 रखा है, नहीं भाई 1 मीटर रखिए। एरिया आपने 10⁻⁻6 रखा है, नहीं यूनिट के साथ रखिए। लेंथ आपने 1 रखा है, नहीं भाई यूनिट के साथ रखिए। ये रेजिस्टेंस 1 ओम रखा है। अब सॉल्व करें तो आंसर आएगा 10⁻⁻6। इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी एंड व्हाट इज यूनिट ओवर हियर, दैट देन मीटर स्क्वायर एंड मीटर गेट कैंसल्ड। ये हो गया फाइनल आंसर। आपको मिलते हैं -1। क्यों? सेकेंड ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर भी ध्यान आप ले जाएं। क्या पता वो भी सही हो, कैसे पता चलेगा वो सही है या नहीं? यूनिट देखें आप पहले, वहाँ ओम मिलीमीटर है, तो आंसर अगर आपको ओम मिलीमीटर में लाना है तो सोचो इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यूज़ रख रहे हैं उसको किस हिसाब से पुट करें। रेजिस्टेंस 1 ओम, ये ठीक है। एरिया चेंज ना करें, 1 mm² ही रख दें। और लेंथ ये 1 मीटर आपने रखी है ना। अगर इसी को हम मिलीमीटर में चेंज कर दें तो इस नीचे जो मिलीमीटर आएगा ऊपर के मिलीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर उसी यूनिट में आ जाएगा जिस यूनिट में ये ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगा, लेट अस सी। यहाँ पर हमने मिलीमीटर में चेंज करना था, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है।
10 की पावर, अरे -3 थोड़े ना होता है, +3 होता है, इट्स माई मिस्टेक। 1 मीटर बराबर 10 की पावर +3 मिलीमीटर। सॉल्व करें, 10 की पावर -3 ओम मिलीमीटर आएगा। पाया ये गया है कि बी ऑप्शन भी सही है, सो आपको एग्ज़ाम में सी पार्ट मार्क करना होगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आप कितने भी एडवांस स्टेज में चले जाएं, देखेंगे क्या 90% बच्चे यही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बस पूछने का तरीका मैं बदल दूंगा, ऑलमोस्ट 99% पब्लिक फेल हो जाएगी। क्या रहेगा तरीका? मैं कह दूंगा कि भाई रजिस्टिविटी कोई मटेरियल है, उसकी इतनी है, बताओ ओम मिलीमीटर में कितनी होगी, ऐसा। तो ये कन्वर्जन समटाइम्स दिक्कत करता है, इसलिए ये फंडामेंटल क्वेश्चन आना चाहिए। मेरा भाव, इमोशन समझे आप? मेरा इमोशन ये है कि यहाँ माइट भी हो सकता है मीटर को आप मिलीमीटर में कर ले गए तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -3 हो गया, सब आसान हो गया। लेकिन सम टाइम जो यूनिट होती हैं उनको कन्वर्ट करना इतना मुश्किल होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अगर याद आ जाए तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, इस बात पर विशेष चर्चा कभी और कर ली जाएगी। बाकी हमने जो अभी आपको मैसेज दिया वो ये, यूनिट कन्वर्ट करना, यूनिट लिखना, इस सब को विशेष तवज्जो दीजिए। एक अलग सेपरेट चैप्टर होता है इसके लिए, और इनफैक्ट कंपटीशन में उस चैप्टर से कई सारे चैप्टर की तुलना में वेटेज ज़्यादा होता है। परसेंट वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसी यूनिट वाले चैप्टर का होता है। एनीवे, अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें रजिस्टिविटी की यूनिट निकाली थी, ओम मीटर थी और ओम मिलीमीटर भी थी। एसआई यूनिट यहाँ पूछा है, ये एसआई यूनिट नहीं है, मिलीमीटर इज नॉट एसआई सिस्टम, ओम मीटर, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज कैसे कराएगा? इन दोनों को एक बार गुणा करेगा, एक बार डिवाइड करेगा, एक बार उल्टा करके डिवाइड करेगा। आपको कोशिश करना है, याद कर लेना है रजिस्टिविटी की यूनिट को। 2-3 बार आप क्वेश्चन करोगे सेम सिमिलर टाइप के तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया है, एरिया दिया है। इस बार उल्टा चल गई है, उल्टा चल गया मतलब अभी क्या था कि रजिस्टिविटी कैलकुलेट करवाई थी इन्होंने और रेजिस्टेंस दे दिया था, और अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहे हैं, रजिस्टिविटी दे दी है। तो क्या हुआ, सब कुछ तो आपको आता है। अब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ, ρL/A। रो की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, जो दी है वो रख दो, दैट वन। एल दिया है, एक काम करो यूनिट के साथ रखो, अभी बाद में चाहे आप यूनिट के साथ ना रखना, शुरुआती दौर में जो क्वेश्चंस होते हैं यूनिट के साथ रख लेने चाहिए, ताकि ताजी ताजी में स्ट्रेस दिया हूँ यूनिट को तवज्जो दीजिए, और अब मैं खुद ही यूनिट नहीं लिख रहा हूँ तो गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने रजिस्टिविटी की वैल्यू विद यूनिट रख दिया है। नाउ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm², इट विल बी 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ये 2 मीटर मिलके स्क्वायर होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 10 की पावर -6 एंड हियर ओम, राइट। ये हो गया आंसर। नहीं, एक मिस्टेक कर दी मैंने, इसको इससे कैंसिल नहीं किया, ये आपका 1 आएगा, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आप इस कहानी को हाइड कर लें, नहीं फिर हो सकता है आप इसी को अप्लाई करने लग जाएं। इस पर हम बात में आएंगे। जितना मैंने बताया है उसी की बेसिस पर
निकालें यहाँ पर रेजिस्टेंस, बट लेकिन देखो गड़बड़ क्या है इस क्वेश्चन में, लेंथ दिया है, आई एग्री, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है ये। आगे देखो वॉल्यूम दिया है, यही इस क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट पॉइंट है, राइट। रजिस्टिविटी ये कहानी वैसी ही है। तो अब हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो ये फार्मूला लगाएंगे उसमें दिक्कत क्या पाएंगे कि रो दिया है, एल दिया है, ए नहीं दिया है, तो सोचेंगे क्या कि कुछ ऐसा करें जिससे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल आए। तो सोचो क्या करें। देखिए हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप का वायर ड्रॉ किया है। आपको उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला गणित में शायद 9वीं 10वीं क्लास में कहीं ना कहीं बताया गया होगा कि पाई आर स्क्वायर एल होता है, और इसे आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर ये है एरिया, साइड से जो देखोगे सर्कल दिखाई देगा उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। दरअसल ये फॉर्मूला वैलिड है न केवल सिलेंडर के लिए बल्कि प्रत्येक शेप किसी भी प्रकार की हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर है, मतलब ऐसा नहीं कि वायर यहाँ मोटा है यहाँ पतला है, अगर एक बराबर मोटाई का वायर है तो उसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। तो इसे आप याद कर लें, ठीक। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट व्हाट, जो रिक्वायर्ड है हमें इस फॉर्मूले में एरिया, उसकी वैल्यू। वॉल्यूम यहाँ पर रखो, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ एरिया हमें पता लगाना है, लेंथ 1 मीटर है, ठीक। यूनिट का पंगा है, बी अलर्ट। कैसे करें, यहाँ पर आप एसआई सिस्टम की तरफ जाओ तो 1 सेंटीमीटर की पावर 3 एज अ होल लिखना होगा, और अब 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर लिखा जा सकता है। आई होप मेरे स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे और उस बात से आपको बेनिफिट भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने कहा था यूनिट को कैलकुलेशन में शामिल कर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है मोस्टली। देख लो यहाँ पे कि यूनिट के साथ एरिया निकल आएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ये एरिया जो आपने निकाला है इसे आप अब यहाँ से कॉपी करके इस फॉर्मूले में यूज़ करें। लेट अस सी, R इज इक्वल टू रो, इसकी वैल्यू देख लेना, सब कुछ ऐसा सिस्टम में है 1, देन एरिया 10 की पावर -6, here resistance will be 1 ohm. Quite easy. It seems quite easy, but not actually. Question is difficult. Now think what you can do if you are teacher. Being as a teacher, your duty sometimes is कि आप बच्चों को ऐसा फार्मूला बता दें जिससे कि बच्चों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, पका पकाया मिल जाए उन्हें। तो आप ये सारा काम अपने घर में स्वयं से कर लेंगे और फार्मूला एक बना लेंगे और किताब में छपवा देंगे या बच्चों को लिखवा देंगे। बच्चे नेक्स्ट टाइम सीधे सीधे वो फार्मूला लगाएंगे और इतनी मेहनत से बच जाएंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या करना है, एक बीइंग एज ए टीचर घर में उसे इसको और इसको यूज़ करके एक नया फार्मूला बनाना है। बना लेते हैं। यहाँ पर से आप एरिया का वैल्यू निकालें, दैट विल बी V/L। V बड़ा वाला रहेगा, वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग है, और उसे आप इस जगह पर रख दें तो क्या आ जाएगा, ये
R इज इक्वल टू रो एल एंड ए के प्लेस पे V बाई एल, इट विल बी रो एल स्क्वायर बाई V। जो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया, मतलब आपने बच्चे को लिखा दिया, छपा दिया किताब में और याद रह गया, तो नेक्स्ट टाइम वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को सीधा यूज़ करेगा और ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू रख देगा। रो 10⁻⁻6, एल 1 एंड वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 10⁻⁻2 की पावर 3, ये 1 ही आएगा। जल्दी हो गया प्रश्न। तो यहाँ पर जो मैंने हाइड किया था उसे देखिए, यही है। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, you can remember, you can remember and can use for that kind of questions जो आपको आगे मिलने वाले हैं। कौन वाले? अभी मैंने हिंट करी थी, वायर है उसको एलोंगेट कर दिया, लेंथ डबल कर दी। तो मैं फिर आपको बता रहा था कि भूमिका बन रही है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एलोंगेशन, कटिंग, एडिंग, फोल्डिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन की हैंडलिंग की भूमिका तैयार हो रही है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास, या आपने पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं या आप रिवाइज कर रहे हैं, तब तो फिर सीधा देख लो, यहाँ से क्लियर हो गया। R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, जो वायर को खींच के दूना किया आपने, 2 गुना एल 2, लेकिन एल नहीं है, एल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। खींच के लेंथ को 3 गुना किया, रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। खींच के लेंथ को आपने 4 गुना किया, रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू एल नहीं है यहाँ, एलोंगेशन में R प्रोपोर्शनल टू एल नहीं होता है, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। बाकी अगर आपका ये फर्स्ट विज़न है तो इग्नोर करिए, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब वही सेम पैटर्न, फिर से एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसे हाइड कर दीजिए और जितना आपको भी जानकारी है बस उसके ही बेसिस पर इस क्वेश्चन को करें आप। एरिया दिया है इन्होंने 1 mm स्क्वायर, SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम गिवन है 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑलरेडी SI सिस्टम में ही है, रजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है। फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। यहाँ पे गड़बड़ ये है सर जी कि हमको रो पता है और ए पता है, एल नहीं पता है। तो इस बार वही सेम कहानी फिर से करेंगे, V बराबर लिखेंगे A इंटू एल। और पहली दफ़ा जो किए थे तो हम वहाँ पे क्या किए थे, इस फॉर्मूले की हेल्प से L निकाल लिए थे, वो V बाई ए आ गया था। और अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से A निकाल लेंगे तो वो V बाई एल आ जाएगा। 2 ये पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पे हमको देखना होगा क्या रहना है और क्या गायब करना है। क्या इस प्रश्न में लेंथ दिया है? नहीं ना, तो लेंथ एलिमिनेट करना है। तो लेंथ की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ यूज़ करें इस फार्मूले में और लेंथ एलिमिनेट कर दें। तो R विल बी रो एल, एल नहीं, एल की जगह V बाई ए, देन डिवाइड बाई ए। सावधानी पूर्वक हैंडल करें, ये दोनों A मल्टीप्लाई होंगे, रो V अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो जो हिडन था फॉर्मूला बाहर आ गया, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। रो की वैल्यू 10⁻⁻6, वॉल्यूम की वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, एरिया 10⁻⁻6 बट स्क्वायर ऑफ दैट, चेक कर लो, सब कट पिट के जाएगा, 1 ही आएगा। दरअसल
मैं एक ही वायर लिए हुआ हूँ, पकड़े हुआ हूँ, उसी को घुमा फिरा के पूछ रहा हूँ, इसीलिए बार बार आंसर 1 ओम आ रहा है। ये चीज़ आप समझ अभी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। वही 1 ओम का वायर है, कभी इसका कुछ दे दिया, कभी इसका कुछ दे दिया, और मैं उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ। जब वायर मैं अपने दिमाग में वही चला रहा हूँ तो सब बार रेजिस्टेंस तो वही आएगा ना, 1 ओम, इसीलिए वही आ रहा है वो। नाउ नेक्स्ट, अगेन सिमिलर अप्रोच, हाइड दैट वन, एंड नाउ think without this formula, with the help of known formulas already you have, how we can approach this. Wire length 1 meter, wire 9 gram, mass 9 gram, फाइंड करना है रेजिस्टेंस, गिवन है रजिस्टिविटी एंड डेंसिटी। ध्यान देना, रजिस्टिविटी का सिंबल हम यहाँ पे रो लिखे हैं, डेंसिटी के 2 सिंबल होते हैं, एक रो भी होता है, एक डी होता है। अगर हम इसके लिए भी रो लिख देंगे तो फिर रजिस्टिविटी और डेंसिटी का सिंबल कॉमन हो जाएगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो जब आपके कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए रिक्वायर्ड है डेंसिटी के लिए आप रो ना लिखो, डी लिखो। वही किया है मैंने। नाउ थिंक how we can calculate resistance with given parameters. We have this expression rho L by A. Here rho is known, that is 10 की power minus 6. Length is known but area is not known. ये प्रॉब्लम कर रहा है। इनहाउ एरिया निकाल लिया जाए तो बात बन जाएगी, वेरी इजी। 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है? जो अगर 9 ग्राम इस वायर का लो तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर का वॉल्यूम देगा। एक कोई जो वायर लिए हो उसको तोलो, 9 ग्राम अगर आ रहा है तो फिर उसको मेज़र करो, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी का सिग्निफिकेंस बताया मैंने। नाउ 9 ग्राम ही है, इत्तेफाक से ही है। अगर ये 18 ग्राम होता तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। 9 ग्राम का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर 18 ग्राम होता तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। 27 ग्राम होता तो 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। यहाँ 90 ग्राम है तो वॉल्यूम इतना ही होएगा। चाहो अगर ज़्यादा टाइम पास करने का मन कर रहा है तो 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल लो और फिर ये देख लो कितने ग्राम के वैल्यू है, 9 ग्राम, तो 9 इंटू 1/9 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये वॉल्यूम नोन हो गया है, लेकिन भाई हमको वॉल्यूम नहीं निकालना था। देखो जो क्वेश्चन था वो फंस रहा था बिकॉज ऑफ एरिया इज़ नॉट नोन। हमें एरिया निकालना था, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या लेंथ नोन है? जी हाँ, 1 मीटर। अभी लेकिन यूनिट का फिर से इशू आ रहा है, इसे चेंज कर लो। 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 एंड उसकी पावर 3 तो -6। यहाँ से जो एरिया आएगा दैट विल बी 10 की पावर -6। ये एरिया यहाँ रख दो और रेजिस्टेंस निकाल लो, इट विल कम आउट टू बी 1, राइट। नाउ इफ यू डू सेम, मान लो आप टीचर हो, देन व्हाट यू विल डू? यू विल डू सेम but not with these values. You will take some variables like density. You will assume not 9, you will assume it is D. Mass you will not assume 9, you will assume M. Here not 1, here we have L. Everything you will do with variables in your home. Next day you go to office and जो आप बुक लिख रहे हैं उसमें वो फार्मूला जो वेरिएबल लेकर के बनाएंगे, छपवा देंगे। वही है ये फार्मूला जिसको आपने हाइड किया था। याद नहीं करना है, आप बना लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए बना के दिखा देते हैं। R =
रो एल बाई ए है, एक ये फॉर्मूला। दूसरा आपने यहाँ पे यूज़ किया था v इज इक्वल टू ए बाई एल। तीसरा आपने यहाँ पे यूज़ किया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक, इन तीनों फार्मूले को आपने कंबाइन करके ऐसा बनाना है। कैन यू मेड दैट? वेरी इजी। यहाँ से वॉल्यूम निकालें, दैट विल बी m बाई डी। जो आपने यहाँ किया था वही कर रहा हूँ, बस वेरिएबल के टर्म में कर रहा हूँ, वैल्यूज़ नहीं लिए हूँ। ये m बाई डी यहाँ रख दो, तो m बाई डी विल बी a इंटू एल। ठीक बात है सर। फिर क्या किया था आपने? इस वाले फॉर्मूले में a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और रखेंगे, a को एलिमिनेट करेंगे। नहीं समझे? इस फार्मूले में देखो क्या एरिया आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। या इस क्वेश्चन में देखो क्या एरिया गिवन था? नहीं ना। तो एलिमिनेट करना पड़ेगा किसको? एरिया को। तो यहाँ से एरिया निकालो, एरिया विल बी m देन एल डी। ये एरिया की वैल्यू यहाँ रखनी है, r इज इक्वल टू रो एल m अपॉन एल डी। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रो एल देन एल डी डिवाइडेड बाई m। इट विल बी रो एल इंटू एल स्क्वायर देन डी डिवाइड बाई m। ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब, स्पेशली अभी जो मैं करा रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन की यहाँ से फाउंडेशन रख दी गई है। जो एलोंगेशन वाले जो क्वेश्चन की मैं हिंट कर रहा हूँ, जिनको टफ माना जाता है, उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आसानी से हो जाएंगे, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है। एलोंगेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एटलीस्ट मटेरियल नहीं चेंज होता है। जो सुप्रीम टफ वाले क्वेश्चन है वो तो मटेरियल भी चेंज करा देते हैं। कहते हैं एक वायर है, एक और है, इसका मास इतना है, उसका मास इतना है, ये कॉपर का, वो एल्युमिनियम का है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? पल्ले नहीं पड़ता। तो मतलब आपको बस समझना पड़ेगा ना, मटेरियल अगर चेंज हो रहा है तो कहानी हमें डेंसिटी की तरफ ले जानी पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज ए मेटेरिस्टिक प्रॉपर्टी। खैर, जो मैं अभी कहानी बता रहा हूँ उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अगर, तो डिस्ट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं। मिक्स वैरायटी जब आएगी दैट टाइम कर लेंगे। मैं तो बस वो डिस्ट्रैक्शन इसलिए दिया था कि आप इस स्टोरी को तवज्जो दें। जो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर याद कर लें, नहीं फिर कोई चारा नहीं है, ना समझ पा रहे हैं ना याद कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे वो क्वेश्चन। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। वेरी इजी। क्यों? अरे भाई, रेजिस्टेंस पढ़े थे जब आप, उस समय कंडक्टेंस पढ़े थे, तो अभी रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? रेजिस्टेंस जब हम पढ़े थे तो उसकी फील नहीं आ रही थी हमें कि ये असल में रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हमने कहा था पहले कंडक्टेंस पढ़ लो तब फील आएगी। फिर आपको आई फील। फिर आपने कहा कि जो अगर वायर में करंट ज़्यादा दौड़ जाए तो कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वायर में करंट ज़्यादा ना दौड़े, वोल्टेज उसके बदले ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाए, पोटेंशियल में ड्रॉप ज़्यादा आने लग जाए, कम करंट पे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बेटर विल बी टू अंडरस्टैंड कंडक्टिविटी फर्स्ट, देन वी विल रियलाइज व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी। कहानी बहुत आसान है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस का जो अगर आप रेसिप्रोकल किए 1/r तो कंडक्टेंस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगा। बस अंतर क्या है? ये वाला जो डिपार्टमेंट है, सेक्शन है, ये मेटेरिस्टिक प्रॉपर्टी है और इसमें गड़बड़ है। ये डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल, इंपॉर्टेंट है यार। आपने कॉपर लिया, कॉपर का वायर बनाया, 2 मीटर का बनाया, 4 मीटर का बनाया, 6 मीटर का बनाया। अपने कॉपर 20 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, कोई फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज योर मटेरियल नॉट गोइंग टू चेंज
ऑब्वियसली टेम्परेचर एज वेल। मटेरियल जब भी मैं बोलूँ टेम्परेचर उसके साथ इनबिल्ट होता है। जब तक मटेरियल एंड टेम्परेचर, जब तक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो फिर चाहे कितना भी मास ले लो, चाहे कितनी भी लेंथ ले लो, चाहे कितना भी एरिया ले लो, ये डायमेंशन के चेंज होने से रजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल की प्रॉपर्टी है लाइक क्या कहते हैं डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी यू नो ना कितनी होती है, अगर याद हो तो, ये आपकी वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। तो भैया वो जो वाटर है वो चाहे आप एक कटोरे में ले लो, चाहे गिलास में, चाहे भगोने में, चाहे तालाब में, चाहे समंदर में, अगर प्योर वाटर है उसकी डेंसिटी हर जगह उतनी होगी। मास वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाए तो पड़ जाए, वही है यहाँ पे। जस्ट लाइक डेंसिटी, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑल्सो फॉलोइंग सिमिलर बिहेवियर। जब तक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, आप कितनी भी लेंथ का वायर बनाओ, कितना भी मोटा पतला वायर बनाओ, रजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। मोटाई, पतलाई, लंबाई, चौड़ाई, डायमेंशन, इससे रजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, वही लिखा है। डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द वायर। मतलब कहने का जो ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है, ये R ये धोखेबाज है। जो वायर आप यूज़ किए हो उसी मटेरियल के वायर को खींच के बड़ा कर दिए आप, फिर वहीं लगा दिए। आप बोलो कि मटेरियल तो नहीं चेंज हुआ है, तो सर्किट में करंट वरेंट थोड़ी चेंज कर जाएगी ना भाई, कर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। खींचातानी करोगे, मटेरियल वही होने के बाद भी रेजिस्टेंस वही बदल जाएगा, तो फिर करंट बदल सकती है। आई होप अब आप क्लियर कर पा रहे होगे चीज़ों को कि हाउ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर व्हाट आर मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टीज। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टीज। They depend only on the nature of material, but resistance and conductance are not. They depend on the dimension as well. डिज़ाइन ऑफ द वायर इस पर भी डिपेंड करेंगे, कितना लंबा चौड़ा बनाए हो आप, कितना मोटा बनाए हो। लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब सिग्निफिकेंस आपको बेहतर क्लियर होगा। देखिए, रेजिस्टेंस का भी आपने एक फॉर्मूला लिखा था। अगर मैं यहाँ L को 1 और A को 1 ले लो तो R बराबर रो आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर आप शब्दों में बयान करोगे तो रजिस्टिविटी की वो डेफिनीशन आ जाएगी जिसको एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखो तो नंबर मिलता है। आपको चाहे आता ना हो लेकिन रट के जाना होता है, नंबर इसी पे मिलता है। चाहे आपको बहुत कुछ आता हो लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना लिखो तो नंबर नहीं मिलता है। देखिएगा, यही सेम चीज़ बोलनी है, शब्दों में बयान करनी है बस। What is resistivity? It is the resistance of the wire of unit length and unit area of cross section. Again I am repeating. What is resistivity? Resistivity is resistance of the wire of unit length and unit area of the cross section. इसीलिए तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं कि हर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नहीं कहेंगे। रेजिस्टेंस की सिर्फ उस वैल्यू को रेजिस्टिविटी कहेंगे जिस पर जब लेंथ और एरिया यूनिट है। आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही हैं कि नहीं है। और अगर हम लेंथ और एरिया कुछ और लेकर के उसी मटेरियल को रिकास्ट कर दें, रीडिज़ाइन कर दें, दोबारा बना दें तो फर्क क्या पड़ जाएगा? रजिस्टिविटी अब नहीं रहेगी, वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाएगा। दैट टाइम रजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के बराबर नहीं कह सकते हो। मतलब रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है स्पेसिफिकली तब जब लेंथ और एरिया ये यूनिट है। इफ लेंथ एंड एरिया आर नॉट यूनिट, स्टिल वी आर यूजिंग सेम मटेरियल, देन रजिस्टिविटी स्टिल विल बी सेम बट रेजिस्टेंस विल डिफर। तो यहाँ पे जो ये बने बताया लिखा है वही, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी या कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ सिग्निफिकेंस थोड़ा आपको क्लियर होगा। दो मैंने सर्किट बनाए हैं, दोनों में ये जो वायर हैं वो अलग अलग मटेरियल के हैं, ऐसा लिखा नहीं है, मैं वर्बली डिक्टेट कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ है, लेंथ और एरिया ये दोनों में देखने पे भी लग रहा है सेम है, मतलब दोनों वन ही मान लो।
मतलब जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वही रजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वही रजिस्टिविटी है, क्योंकि लेंथ एरिया इन बोथ सिचुएशन 1 1 है। तो जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टेंस यहाँ है, सॉरी जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस है इन बोथ फिगर्स। नाउ थिंक हियर 1000 एम्पियर करंट फ्लोइंग, टू मच करंट। इसे क्या दिमाग में आपके आता है, इतनी ज़्यादा करंट यहाँ दौड़ गई है, इससे क्या आता है दिमाग में, क्या ज़्यादा है यहाँ? करंट ज़्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा है या कंडक्टेंस ज़्यादा है, दोनों सही है यहाँ, क्योंकि एल और ए मैंने कहा यूनिट है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस ज़्यादा है, G2 मैंने इसीलिए लिख दिया G1 से ज़्यादा है। अब चूंकि लेंथ और एरिया इसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो सेम टाइम यू कैन से कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एंड रजिस्टिविटी उसका अपोजिट है, वो कम होगी। इस आधार पे आप क्लियर कर पाओगे कौन छोटा कौन बड़ा। आई थिंक रजिस्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ कि रजिस्टिविटी यहाँ पर नीचे वाले में कम है, उससे करंट कैसे रिलेट हो जा रही है, समझ आया? दूर से कोई रिलेशन बनता है, डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे आप। करंट ज़्यादा होना मीन्स कंडक्टेंस ज़्यादा होना। अब चूंकि लेंथ और एरिया यूनिट है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो फिर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा तो रजिस्टिविटी कम है। यहाँ का जो वायर है इसमें रजिस्टिविटी कम है, ये इतना रजिस्ट नहीं कर रहा है, तभी करंट यहाँ ज़्यादा दौड़ गई। आई होप धीरे धीरे आपको तर्क करना, रीजनिंग करना, सिग्निफिकेंस क्लियर हो रहा होगा। नाउ सी वी हैव हियर अ टेबल and then I think we have some observation. I am here planning to study this in next session. Reason video I think being lengthy, तो फिर वीडियो को मैं यहाँ रोक रहा हूँ ताकि आप विराम ले करके रिवाइज वगैरह कर लें, दिमाग में डेटा फीड कर लें, फिर इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे।